हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम फाइनल अकाउंट की सीरीज में एक नया सम लेकर आए हैं जो आपको मदद करेगा फाइनल अकाउंट को और बेहतर समझने में कुछ वैरायटी ऑफ एडजस्टमेंट के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट मी स्टार्ट। अब जब सम हम जब सम मैं रीड करता हूँ तो आपको क्या करना रहता है कि अगर सम आपके पास अवेलेबल है तो आप उसमें मार्किंग कर लीजिए कि कौन सी चीज कहाँ पर जाएगी। जैसे कि कोई चीज ट्रेडिंग अकाउंट में है, कुछ चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में है, कुछ चीजें आपकी लायबिलिटीज में होगी, कुछ चीजें आपके असेट्स में होगी, तो आपको मार्किंग कर लीजिए। नंबर टू, कि अगर सम नहीं है तो कोई बात नहीं, सम देखो प्रॉपर हो गया होगा, आप जस्ट उसको वॉच कीजिए। ओके, लेट मी स्टार्ट। Ram and Shyam are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3। राम और श्याम का रेशियो क्या है प्रॉफिट और लॉस का? 2:3। दोनों पार्टनरशिप बिजनेस में है। Their trial balance as on 31st March 2020। उनका ट्रायल बैलेंस कौन सा है? 2020 का है। You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date after taking into the account given video adjustments। Means आपको फाइनल अकाउंट बनाना है जिसके अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, बैलेंस शीट होगी और आपका पार्टनर्स कैपिटल होगा। और अगर आप जानते नहीं हो कि सारा फॉर्मेट क्यों बनता है, कैसे बनता है, तो मैं वापस रेकमेंड करूंगा कि आप मेरा वीडियो नंबर 1 देखिए जिसमें मैंने सारी जानकारी दी थी। ओके, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए। आगे बढ़ रहा है। हाँ, अब ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एक। अब ट्रायल बैलेंस में आपको सबसे पहले डेबिट बैलेंस है तो आप डेबिट साइड का देखेंगे, उसके बाद क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड का देखेंगे। सबसे पहले आपको दिया है परचेज। तो अभी परचेज क्या किया होगा आपने? मटेरियल परचेज किया होगा। तो मटेरियल आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, क्यों? क्योंकि वो फैक्ट्री का खर्चा है। फैक्ट्री के खर्चे हम कहाँ पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। सर डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड? मैं डेबिट साइड वाला ट्रायल बैलेंस रीड कर रहा हूँ तो यहाँ की सारी जो भी पोस्टिंग्स होगी वो सब डेबिट साइड ही होगी। ध्यान रखना इस बात को। डेबिट साइड वाली चीजें डेबिट साइड जाती है, क्रेडिट साइड वाली चीजें क्रेडिट साइड जाती है। तो यहाँ पर जो परचेज था वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। देन पेटेंट राइट्स। अभी देखो, आपका पेटेंट राइट्स है, आपने कोई टेक्निकल नो हाउ मीन्स कोई मशीन या कोई टेक्नोलॉजी आपने बनाया हुआ जिसके ऊपर आपने गवर्नमेंट से पेटेंट ले लिया है। अभी किसी और को यूज करना पड़ेगा तो वो आपको क्या पे करेगा? रॉयल्टी पे करेगा। तो आपके लिए क्या हुआ? असेट्स हुआ। ओके, इनटेंजिबल असेट्स है। कहाँ पे दिखाएंगे? असेट्स में दिखाएंगे। नेक्स्ट, और असेट भी डेबिट बैलेंस होता है। ओके, बिल्डिंग आपका असेट्स होता है। अब स्टॉक लिखा है वहां पे ब्रैकेट में दिया है 1/4/2019। इट मींस 1 अप्रैल 2019 आपका स्टार्टिंग डेट होगा, क्योंकि 31 मार्च 2020 को आपका बिजनेस बंद होने वाला है। तो जब 1 अप्रैल 2019 लिखा हो तो वो स्टॉक कौन सा बन जाएगा? बोलो। हाँ, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये ओपनिंग स्टॉक है, कहां पर जाएगा? बाबा स्टॉक कहां पर होता है? फैक्ट्री। फैक्ट्री में। सर फैक्ट्री मींस डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट। यस, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सर डेबिट या क्रेडिट? अभी बताया मैंने। बोलो, डेबिट वाली चीजें कहां पर जाएगी? हाँ, डेबिट साइड। एग्जैक्टली। आगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा, ऑफिस का खर्चा मानते हैं हम लोग। सारा ऑफिस सेलिंग और हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हम कहाँ पे दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। और इनडायरेक्ट इनकम कहाँ पे दिखाते हैं? मींस बिजनेस, मेन बिजनेस से इनकम नहीं। जैसे मैं अगर मान लो कि मार्कर है हमारी कंपनी का प्रोडक्ट, तो मार्कर से हुआ जो भी बिजनेस होगा, सेल होगा, वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। फैक्ट्री का जो डायरेक्ट इनकम है। बट जैसे हमारी कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा था, इंटरेस्ट आया, या हमारी कंपनी ने कोई कमीशन रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव किया, तो वो सब इनडायरेक्ट इनकम है, मींस मेन बिजनेस से नहीं है। तो वो सब कहाँ पे दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। बट फिलहाल तो हम एक्सपेंसेस की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस का खर्चा। वेजेस एंड सैलरी। वेजेस, सॉरी, इसके पहले आपका डेटर्स है। तो डेटर्स कहाँ पर जाएगा आपका? असेट्स। ओके, वेजेस एंड सैलरी आप फैक्ट्री में पे करते हो, जो आपके यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, वेजेस उनको वीकली डेली, तो ये वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है। देन ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस का। सर डेबिट जाएगा या क्रेडिट? मैंने बता दिया है कि डेबिट वाली चीजें है तो डेबिट में ही जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस आपका ऑफिस का खर्चा माना जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस। फर्नीचर आपका असेट्स है। 10% इन्वेस्टमेंट, आपने है ना कोई 10% वाला इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, बॉन्ड, डिबेंचर, समथिंग, किसी कंपनी का आपने खरीदा होगा, आपके पास पैसा होगा, तो आप मतलब ये बिजनेस के। ओके, ये फॉर्म के बाद राम एंड श्याम के। बट आपने, आप मतलब यहाँ पे फॉर्म, तो ये फॉर्म ने कब परचेज किया है? 30 सितंबर 2019।
अभी जो ब्रैकेट दिया हुआ है 30 सितंबर 2019 दिया हुआ है, वो एक हिडन एडजस्टमेंट है। तो हम लोग जो ये 10% इन्वेस्टमेंट है, वैसे तो मेरा असेट्स है, तो उसके ऊपर स्टार या एक मार्किंग कर लेंगे, ताकि जब हम सम को कंप्लीट करें तो ये एडजस्टमेंट को भी कंप्लीट करें। ये एडजस्टमेंट क्या बता रही है कि आपने ये जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, वो 30 सितंबर 2019 को किया था। तो सितंबर तो जा चुका था, 30 सितंबर है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बिकॉज बिजनेस तो मार्च में बंद होगा। तो इस बिजनेस को ये 6 महीने की इनकम होगी। जब मैं वो एडजस्टमेंट करूंगा तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी बस इतना समझिए कि आपको स्टार करके वहां पे, मतलब स्टार मतलब एक मार्किंग करके वहां पर एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। रीजन ये है कि उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। इसको हम कौन सी एडजस्टमेंट कहते हैं? हाँ, हिडन एडजस्टमेंट। देन कैश आपका असेट्स होता है। प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। अब देखो, ये जो वर्कर्स काम करते हैं तो उनका पीएफ कटता है, करेक्ट? हर वर्कर का पीएफ कटता है। जैसा कि आप कहीं पर जॉब करते हो तो आपका प्रोविडेंट फंड कटता है। तो जितना आप पे करते हो उतना एम्प्लॉयर भी पे करता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, कि मान लो कि आपकी सैलरी, फॉर एग्जांपल, जरा यहाँ पर एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, 10,000 रुपीज है। तो उसमें से मान लो कि आपका 1,000 रुपीज पीएफ कट गया। तो ये जो 1,000 रुपीज आपका पीएफ कट गया, तो आपके इन हैंड सैलरी कितनी आ रही है? 9,000। तो ये पीएफ था, तो ये आप आपके सैलरी से कटा ना, तो आपका सैलरी का और उतना ही सेम कंट्रीब्यूशन या उसका हाफ कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर भी करता है। तो ये तो एम्प्लॉय का था, तो उतना ही एग्जांपल के तौर पर सेम यहाँ पर मान लो कि सेम कंट्रीब्यूशन है। तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा, जिसने आपको जॉब दिया है, वो भी आपके लिए 1,000 रुपीज ये एम्प्लॉयर का देगा वो। और दोनों का पैसा जाके फिर कहाँ पे जमा होगा? पीएफ फंड में, जो गवर्नमेंट ने बनाया है। तो आपका 2,000 रुपीज जमा होगा। तो उसी तरह सिमिलर यहाँ पर हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? ये बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं। ओके, तो जो ये पीएफ का अमाउंट पे कर रहा है, वो कौन पे कर रहा होगा? बिजनेस पे कर रहा होगा। कितना अमाउंट पे कर रहा है यहाँ पर? 800 रुपीज पे कर रहा है। तो जो 800 रुपीज बिजनेस पे कर रहा है, तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है ना, ये एम्प्लॉयर वाला है। मान लो यहाँ पर 800 रुपीज ही था, तो 800 रुपीज एम्प्लॉय का भी कटा होगा, तो 800 रुपीज किसका कट रहा है? एम्प्लॉयर का। यहाँ पे टोटल नहीं दिया होगा, खाली आपको इस पे ध्यान देना है कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? एम्प्लॉयर का है। श्याम, राम और श्याम ने कंट्रीब्यूट किया है ये पीएफ फंड अपने फर्म में से अपने एम्प्लॉय के लिए। तो फर्म का तो एक्सपेंस हो गया ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। ओके, बिकॉज ये ऑफिस एक्सपेंस माना जाएगा। देन नेक्स्ट, उसके बाद है आपको कैरियज इनवर्ड। अब कैरियज इनवर्ड क्या होता है? जब आप मटेरियल परचेज करते हो तो ये मटेरियल का खर्चा, मींस मटेरियल लाने का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो आप कहाँ पे दिखाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, बिकॉज फैक्ट्री का है ना। जनरल एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मानेंगे। उसके बाद चलते हैं हम क्रेडिट साइड। अब ध्यान से सुनिए, जो भी क्रेडिट साइड है वो सारा क्रेडिट साइड में ही जाएगा। बस ये पहचानना है कि बाबा ये ट्रेडिंग का क्रेडिट जाएगा, कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट जाएगा, कि कैपिटल का क्रेडिट जाएगा, कि बैलेंस शीट का क्रेडिट। आप बोलोगे सर बैलेंस शीट में कहाँ क्रेडिट लिखते हैं? अरे लिखते नहीं है, पर लायबिलिटी को हम क्रेडिट बैलेंस मानते हैं और असेट्स को, हाँ, डेबिट। आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल क्या है हमारा? राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट पे जाएगा, है ना। अब डेबिट या क्रेडिट? अब भी बताया, क्रेडिट साइड में जाएगा, बिकॉज ये क्रेडिट बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं। प्रोविडेंट फंड। अब देखो, ये प्रोविडेंट फंड वो तो कंट्रीब्यूट किया था, जो वहां पे हमने पढ़ा वो कंट्रीब्यूट किया था फॉर्म में से 800 रुपीज का, ये वाला। इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये 800 रुपीज तो हमने कंट्रीब्यूट किया था फॉर्म में से। पर ये जो प्रोविडेंट फंड है क्रेडिट साइड में, मीन्स ये पहले से कटा हुआ, आया हुआ, जमा किया हुआ पैसा है। अब ये कंपनी ने ऑलरेडी पिछले महीने भी, मतलब इसके पिछले महीने या पिछले साल का पैसा, पिछला महीना बोल रहा हूँ, पिछले साल का पैसा इंप्लॉइज का काटा होगा प्रोविडेंट फंड। अब जाके ये प्रोविडेंट फंड का पैसा उनको पीएफ अकाउंट में जमा करना रहेगा, इस फॉर्म को। तो ये फॉर्म की क्या होगी? लायबिलिटी होगी। अभी मैंने बताया कि पीएफ आपका भी कटेगा और सामने से इंप्लॉयर भी उतना ही देगा या उसका हाफ देगा। यहाँ पे 800 रुपीज था, तो ऐसा 800 रुपीज करते 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 बहुत सारे लोगों का काटा होगा पैसा। तो अभी कंपनी की जिम्मेदारी होगी वो सारा पीएफ का पैसा कहाँ पे जमा करें? पीएफ फंड में। तो कंपनी की लायबिलिटी है। ओके, ये प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ना समझे तो इतना समझो कि जो डेबिट में दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस के लिए, वो एक्सपेंस होगा,
और अगर प्रोविडेंट फंड आपको क्रेडिट में दिया है तो वो आपकी लायबिलिटी है। इसका पीछे का लॉजिक भी मैंने बता दिया। आगे फिर आप देखोगे तो क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स कहाँ पर जाएगा, लायबिलिटी, या आपकी क्रेडिट परचेस है। बैंक लोन, आपने लोन लेके रखा है, लायबिलिटी। सेल्स, आपने अपने प्रोडक्ट सेल किए तो कहाँ पे दिखाओगे, फैक्ट्री अकाउंट में ना, मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ पर, क्रेडिट साइड में, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये आपकी ओल्ड आरडीडी है। अब ओल्ड आरडीडी कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ओके, उसके लिए मैं ऑलरेडी पूरा सेटअप बनाता हूँ, तो आप देख लेना कैसे आता है इसका। फिर परचेज रिटर्न, मीन्स आपने जो परचेज किया था उसको रिटर्न कर दिया, तो आप क्या कर दोगे, परचेज में से माइनस कर दोगे। तो ध्यान रखना कि जब परचेज लिखेंगे तो एक लाइन छोड़ेंगे, बिकॉज हमको उसमें से परचेज रिटर्न क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। तो पहली एडजस्टमेंट कहती है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, मीन्स आपका बचा हुआ स्टॉक है जो बिका नहीं था, 15,000, और उसका मार्केट प्राइस है 18,000। हमेशा याद रखो कि आपको छोटा वाला वैल्यू लेना है, 15,000 का वैल्यू, मीन्स यहाँ पर 15,000। हमेशा जब क्लोजिंग स्टॉक दो वैल्यू दिया हो, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो आपको हमेशा वो वाला वैल्यू लेना है जो छोटा वैल्यू रहेगा, जो स्मॉल वैल्यू रहेगा। ऑलवेज रिमेम्बर। ऐसा क्यों सर, इसका मैंने वीडियो, शॉर्ट अकाउंटिंग वीडियो सीरीज, मीन्स जो कंसेप्ट अकाउंटिंग वीडियो सीरीज है हमारी, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग के कंसेप्ट बताते हैं, उसमें मैंने ये वीडियो रखा है, और आई बटन में भी मैं डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तो अब वहां से समझ लेना कि ऐसा क्यों होता है कि जब हमको क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी हो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, तो हमेशा हम छोटा वैल्यू क्यों लेते हैं। उसका लॉजिक मैंने वहां पर दिया है। अगर मैं उसको समझाने बैठूंगा तो ये वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। बस शॉर्ट में कहूंगा कि ताकि इन्वेस्टर, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि जो आपकी बैलेंस शीट है वो ओवर वैल्यू ना हो जाए, इसीलिए ऐसा करते हैं। शॉर्ट में बता दिया मैंने, बट इसका डिटेल चाहिए तो आपको वीडियो आई बटन में या तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, वहां से जरूर देख लेना प्लीज। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, फिर देखोगे तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या इफेक्ट होगा वो हम बाद में बात कर लेंगे जब सॉल्व करेंगे। ऑन 31 मार्च 2020 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वॉज ₹500। कह रहा है कि जब हम क्लोज कर रहे थे 31 मार्च 2020 को बिजनेस को, तो हमारे पास स्टेशनरी का स्टॉक भी बच गया था। मीन्स स्टेशनरी खरीदा होगा तो पूरा खर्चा नहीं किया होगा, ₹500 का स्टॉक बच गया है। तो ये अनयूज स्टेशनरी है, ये यूज ही नहीं हुआ, ये एक्सपेंस ही नहीं हुआ है। क्या करना है इसका मैं बता दूंगा, बस फिलहाल इतना समझो कि स्टेशनरी पे जाके एक स्टार कर लो, एक मार्किंग कर लो। क्यों, क्योंकि एक लाइन छोड़नी पड़ेगी ना वहां पर। आप जो स्टेशनरी का खर्चा दिखा रहे हो, तो यहाँ पे स्टेशनरी का खर्चा कितना है आपका, 1,750। पूरा खर्चा नहीं हुआ है, तो 500 की स्टेशनरी बच गई है, तो नेचुरली आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या करना है हम जब सम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप स्टार कर लीजिए, स्टार मीन्स मार्क कर लीजिए एक लाइन छोड़ने के लिए। उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन डेटर्स। आपको और भी डाउट है कि आपका 5% डेटर में से पैसा नहीं आने वाला है, ओके, तो स्टार कर लेंगे एक लाइन छोड़ने के लिए। स्टार मतलब मार्क कर लेंगे वहां पर। डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5% एंड पेटेंट 10%। आपको डेप्रिसिएशन देना है, मीन्स आपके असेट्स का वैल्यू कम करना है। बिल्डिंग को भी स्टार करेंगे और पेटेंट को भी स्टार करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5%। पार्टनर ने जो कैपिटल दिया ना उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5% के लिए। जब पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट होती है तो स्टार करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो जाती है। बट अदर देन पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो तो आपको स्टार करना पड़ता है। अब कहता है लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 6 कहता है कि गुड्स वर्थ ₹10,000 वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हमारे पास गुड्स पड़े थे फैक्ट्री में ₹10,000 के, वहां पे आग लग गया और वो डिस्ट्रॉय हो गए। एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹8,000। और इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है कि 8,000 का क्लेम हम दे रहे हैं। गुड्स कितने का था, 10,000 का, क्लेम कितने का मिल रहा है, ₹8,000 का, तो हमारा 2,000 का लॉस है ना। क्या करेंगे, मैं जब इसकी एडजस्टमेंट करूंगा तब सारी डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल हम लोग सीधा सम कंप्लीट हो चुका है हमारा रीड आउट। अब डायरेक्टली हम पोस्टिंग करना चालू करते हैं। तो मैंने बताया कि जब हम पोस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले हम 4-5 चीजें लिख लेंगे एडवांस में, ताकि हमारा सम थोड़ा सा हमको क्या पड़े, इजी पड़े। ओके, तो सबसे पहले हाँ हम लोग यहाँ पर देखो, इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और यहाँ पे भी मुझे 2020 करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट 2020 की बनेगी। अब ऊपर से 10 लाइन मैंने हमेशा बताया कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट का लेना है, उसके बाद नीचे की जो भी रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा। ओके,
ध्यान रखना इन बात पे। तो मान लो मेरा 10 लाइन अप्रॉक्स यहाँ पर आ रहा है, तो ऊपर का सारा 10 लाइन मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का रहेगा और नीचे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं आपको बताएं, बोलो। अरे प्रीवियस वीडियो में देखा है ना, बोलो। ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड में आएगा ना ओपनिंग स्टॉक, पहले ये चीजें लिख लेते हैं हम लोग ताकि सब हमको इजी पड़े। फिर दूसरा क्या लिखते हैं, परचेज, और एक लाइन छोड़ देंगे। अभी वैल्यू नहीं डालेंगे, जब सम सॉल्व करेंगे तब वैल्यू डालेंगे। सर एक लाइन किस लिए, अरे परचेज रिटर्न था ना। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्रेडिट में बाय सेल लिख लेंगे बिकॉज वो इनकम है, क्रेडिट में सारी इनकम लिखते हैं हम लोग। बाय सेल्स यहाँ पे कोई लाइन वाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज सेल्स रिटर्न था ही नहीं। अब यहाँ पर हम लोग जो वो बैड डेट का फॉर्मूला होता है वो पूरा लिखते हैं, ठीक है। तो बैड डेट का फॉर्मूला देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बैड डेट्स, फिर एड बैड डेट्स, फिर एड आर डी डी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, फिर लास्ट में लेस आर डी डी। ओके, इस तरह। अब ये लेस वाला चीज है ना, मैं हमेशा क्रेडिट में डालता हूँ, तो मैं यहाँ पे लेस वाली चीज नहीं लिखता। बहुत लोग यहाँ पे लेस दिखाते हैं, मैं ये लेस वाली चीजें क्रेडिट में दिखा देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका आंसर परफेक्ट आएगा और कोई गलत नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक लाइन छोड़कर ताकि ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिख सके, तो उसके नीचे बाय आर डी डी, यहाँ पर जो लेस वाले आर डी डी है वो क्रेडिट में मैं लिखता हूँ। अब एक कोड लिख देगा यहाँ पर जिसको हम कहते हैं टी ए ए टी, टैग, टी डबल ए टी, टैग। यहाँ पे सबसे पहले जो बैडेट आया था पहला वाला उसके ऊपर टी लिख देंगे, फिर दूसरा वाला बैडेट आया था उसके नीचे ए, फिर वापस ए, और लास्ट में टी, तो यहाँ पे लास्ट वाले में टी। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टी फॉर ट्रायल बैलेंस, ए फॉर एडजस्टमेंट। अगर कोई आपको बैडेट ट्रायल बैलेंस से मिले, ट्रायल बैलेंस मतलब वो जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, क्वेश्चन, वो, और जो क्वेश्चन के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। तो एडजस्टमेंट से अगर कोई बैडेट मिलेगा तो यहाँ पर, और अगर एडजस्टमेंट से कोई आईडीडी मिल रही है तो यहाँ पर, और कोई ट्रायल बैलेंस मीन वो बॉक्स में से कोई आईडीडी मिल रही है तो यहाँ पर टी, टी फॉर ट्रायल बैलेंस। ओके, तो ये कोड लिख लेगा। ये चार चीजें, चार पांच चीजें हम जब लिख लेते हैं उसके बाद हम सम करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इजी पड़ता है, ओके, फास्ट होता है। तो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहला क्या है, आपको परचेज है 98,000 का, तो परचेज में जाके लिख दूंगा, इनर कॉलम में लिखूंगा बिकॉज एडजस्टमेंट है, करेक्ट, यस और नो। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो पेटेंट राइट्स है, और पेटेंट्स पर एक एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन। तो हम लोग पेटेंट हमारा असेट्स है तो असेट्स में आगे लिख देंगे पेटेंट, खाली पेटेंट लिख दे तो भी चलेगा, पेटेंट राइट्स भी लिखा तो भी चलेगा। अमाउंट है 4,000 रुपीज, और इनर कॉलम में लिखूंगा, रीजन आप जानते हो बिकॉज एडजस्टमेंट है। ओके, उसके बाद आप देखोगे तो आपको है बिल्डिंग 1 लाख रुपीज का, तो बिल्डिंग की एसेट है उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन देना है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे। थोड़ा सा मैं फास्ट लेता हूँ ताकि हम जल्दी छोटा वीडियो बने। ये रही बिल्डिंग के लिए एक स्पेस छोड़ दिया। उसके बाद आप देखोगे तो आपको है ओपनिंग स्टॉक 15,000 का, जो हमने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पर। देखो खाली बस ये आउटर कॉलम में रहता है हमेशा बिकॉज कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। देन नेक्स्ट के बाद आप देखोगे तो आपको है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके ऊपर भी एक एडजस्टमेंट थी, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका ऑफिस का खर्चा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और इनर कॉलम में बिकॉज एडजस्टमेंट है। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,750, एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद आप देखोगे तो आपको है सन्ड्री डेटर्स, और डेटर्स पे भी एक एडजस्टमेंट है आरडीडी का, तो इनर कॉलम में लिखेंगे, और डेटर आपका असेट होता है, तो डेटर्स 35,000 इनर कॉलम में एक लाइन छोड़ देंगे बिकॉज एडजस्टमेंट। उसके बाद आप देखोगे तो आपको है वेजेस एंड सैलरी, जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और ये आपका फैक्ट्री का खर्चा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, डेबिट वाली चीजें डेबिट ही जाएगी ना। तो यहाँ पर टू वेजेस एंड सैलरी, और अमाउंट था इसका 11,000 रुपीज। उसके बाद हम देखते हैं तो आपको है ऑडिट फीस
और ऑडिट फीस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, और अमाउंट है 700 रुपीज। और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा ऑडिट करवाने का। अब बोलोगे सर ऑडिट फीस क्या होता है, ठीक है मैं समझा देता हूँ। 700 रुपीज का खर्चा, देखो जब आपका फाइनल अकाउंट बनता है ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाना पड़ता है। फिर वो आपका फाइनल अकाउंट को एग्जैक्टली ऑडिट करेगा, मीन्स चेक करेगा कि ये आपने जो फाइनल अकाउंट बनाया है, आप ये वाला नहीं, फर्म जो बनाता है, बना लेगा ना फर्म, मतलब मान लो कि प्रैक्टिकली में, अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन में फर्म को तो बनाना पड़ेगा हर साल की, है ना। तो उसको फिर ऑडिट करवाना पड़ता है। फर्म पे कंपलसरी नहीं होता है, अगर वो टैक्स लिमिट क्रॉस करते हैं तभी होता है। तो उसको ऑडिट करवा लेंगे ताकि वो फाइनल अकाउंट समझ में आ जाए कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। फिर एक ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा, फिर वो रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है टैक्स भरने के टाइम पर। ओके, तो यहाँ पर वो अपने फाइनल अकाउंट को आपने चेक करवाया जो ऑडिटर से, तो ये ऑडिट फीस होता है, उसको देना पड़ता है। आप दोगे ना, अरे काम करेगा तो नहीं दोगे क्या ऑडिट फीस। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जाके नो एडजस्टमेंट, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम, और अमाउंट था हमारा सैलरी एक्सपेंसेस का 3500। नेक्स्ट, फर्नीचर आपका 8000 रुपीज है, और फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट था, नो, देर इज नो एडजस्टमेंट ऑन फर्नीचर। ओके, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम 8000 का लिख दिया। नेक्स्ट, उसके बाद देखोगे तो आपको है 10% इन्वेस्टमेंट। अब इसके ऊपर वहीं पर एक हिडन एडजस्टमेंट थी, तो वो यहीं पे करनी पड़ेगी। पहले तो वो असेट तो लिख दू 10,000 रुपीज का, 10% इन्वेस्टमेंट। अब इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट थी, तो वो एडजस्टमेंट यहीं पर देखो मैं कंप्लीट करता हूँ, उसका वर्किंग यहाँ पे कर लेता हूँ। जरा आप देखिए वर्किंग को, चलो यहाँ पे करता हूँ वर्किंग। वर्किंग नोट नंबर 1 डालता हूँ, 10% इन्वेस्टमेंट वाली वर्किंग कर रहा हूँ मैं। अब सबसे पहले ना आप देख लीजिए वो परचेज कब किया है ना। तो अगर आप परचेज डेट लिखोगे तो उसपे लिखा हुआ है कि आपने 30 सितंबर 2019 को परचेज की है इन्वेस्टमेंट। और आप बिजनेस कब क्लोज करते हो भाई, 31 मार्च को। तो 31 मार्च 2020 को आप बिजनेस को क्या करते हो, क्लोज करते हो। तो आपने जब ये इन्वेस्टमेंट किया 10% वाला, उस दिन से बिजनेस क्लोज किया, तब तक का क्या पीरियड हुआ, मीन्स आपने कब तक ये इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखा। इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने का मतलब है आपने पैसा दिया ना कंपनी को, तो कंपनी आपका पैसा, दूसरी कंपनी पैसा आपका यूज कर रही है, और आपका उसका सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट आपके पास पड़ा हुआ है। तो कितना मंथ हो गया देखना पड़ेगा। सितंबर तो खत्म हो चुका है तो नहीं गिनेंगे, है ना। अगर 1 सितंबर होता तो उसको भी काउंट करता। 30 सितंबर तो खत्म हो चुका है, तो फिर आपको अक्टूबर से गिनना पड़ेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 मंथ हो रहे हैं। तो आपने कितना मंथ यूज किया, मैं बोलूंगा 6 मंथ इसको यूज किए। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने मंथ का मिलेगा भाई, 6 मंथ का ही मिलेगा ना, बिकॉज 6 मंथ हो चुका है, कंपनी के पास आपका पैसा पड़ा है, कंपनी फॉर्म जहां पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हो। तो आपको जो ये 10,000 है उसके ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। सर इंटरेस्ट का रेट कितना है, अरे 10% यहाँ पे दिया है ना, ये इंटरेस्ट का रेट है। परसेंटेज का 100 नीचे, इंटू 6/12 कर देंगे। अब ये 6 2 12 हो गया आपका। अब 0 0 0 कैंसिल, तो 1000 है, और ये डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आएगा आपका 500। जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है आपके इन्वेस्टमेंट को, कितना मिलने वाला है अभी 500। मीन्स कल को अगर आपको आ, जब ये कंपनी आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, तो ये 6 महीने का तो पक्का प्रोवाइड करेगी आपको, बिकॉज आपका बन चुका है उतना इंटरेस्ट 500, तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपकी इनकम हो गई। तो जब आपकी इनकम हो गई तो आपकी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अभी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया, 10,500 हो गया, बिकॉज 500 का क्या आ रहा है आपके पास, इंटरेस्ट। तो ऐड करना पड़ेगा ये इंटरेस्ट, ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल बोल सकता हूँ, तो फ्यूचर में आपको पैसे मिलने वाले हैं 500। तो ये टोटल कितना आ गया, 10,500 का इंटरेस्ट बन चुका है। अब एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट होगी,
है ना। तो आपने असेट्स में प्लस किया, देखो प्लस पर है ना हमेशा सेम होता है, असेट्स डेबिट बैलेंस है और प्लस करोगे तो ये डेबिट इफेक्ट हो गया आपका, माइनस करते तो मैं बोलता क्रेडिट इफेक्ट होता है, अपोजिट होता है माइनस में। जिस साइड में जाकर आप प्लस करोगे तो वो उसी साइड का इफेक्ट माना जाएगा, और जिस साइड में आप जा रहे हो अगर माइनस करोगे तो अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा। मींस असेट डेबिट बैलेंस होता है, आप डेबिट में प्लस कर रहे हो तो ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल का जो आपने यहाँ पर बुक किया वो कौन सी इफेक्ट कही जाएगी, डेबिट इफेक्ट। अगर ये डेबिट हुई तो अगली क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट में जाएगी, बिकॉज फैक्ट्री से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, ये इनडायरेक्ट इनकम है, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। और ना समझे तो इस तरह भी समझो कि इंटरेस्ट वहां पर ऐड हुआ और ये आपकी इनकम है, तो इनकम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड। बट सवाल उठता है कि फैक्ट्री के क्रेडिट साइड मीन ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस के, तो आंसर है इनडायरेक्ट इनकम है तो यहाँ पर जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल हर एडजस्टमेंट में दो इफेक्ट होती है तो करनी ही पड़ेगी आपकी, बिकॉज आपको डबल एंट्री सिस्टम है अकाउंटिंग 500। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो आपको है प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन 800 रुपीज का, नहीं सॉरी कैश है उसके पहले, तो कैश आपका असेट्स है और कैश है 4000, तो आप असेट्स में दिखाओगे कैश 4000 रुपीज का आपके पास कैश पड़ा है। अब उसके बाद आता है आपका पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन फंड, जो आपका खर्चा था, फॉर्म ने पे किया होगा अपने एम्प्लॉय के लिए, कंट्रीब्यूट किया होगा 800 रुपीज का, तो आप कहाँ पे दिखाओगे, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन और अमाउंट है 800 रुपीज। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट आगे देखिए, आपको आता है कैरियर इनवर्ड, तो कैरियर इनवर्ड जो रहेगा आपका कहाँ का खर्चा रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट का, बिकॉज अपने मटेरियल लाने के लिए ना ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर डाल देंगे और अमाउंट है इसका 1300। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 2700 का, वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है तो डेबिट में जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब क्रेडिट साइड में आ गए तो ये सारी इफेक्ट क्रेडिट पे जाने वाली है। सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट राम श्याम का 30 एंड 40,000, तो आप कैपिटल अकाउंट में जाओगे, कौन सी साइड जाओगे अभी मैंने बताया, बिकॉज ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड जाओगे। अब एक बात ध्यान रखोगे, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकते, तो वहां पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 और 40,000 जैसा अमाउंट था। उसके बाद आपको है प्रोविडेंट फंड, अब जो क्रेडिट वाला प्रोविडेंट फंड है मैंने बताया वो लायबिलिटी है आपकी, तो यहाँ पे लिखोगे और अमाउंट है 7,000। तो ऊपर है 5-6 लाइन छोड़ देंगे बिकॉज हमको वहां पे कैपिटल लिखना रहता है ना इसीलिए। तो ये पीएफ फंड है आपका, तो ये पीएफ फंड आपका अमाउंट था 7,000 और भूल गया मैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर है 45,000 का और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो भी आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी में आउटर कॉलम की कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना। उसके बाद आप देखोगे बैंक लोन है 12,000 का, वो भी आउटर कॉलम डालूंगा बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है और लायबिलिटी में ही लिखूंगा ना। उसके बाद आप देखोगे तो आपको है सेल्स, सेल्स है 1,58,000 का, डायरेक्टली आउटर कॉलम सेल्स में लिखा हुआ ऑलरेडी। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये आरडीडी है, ध्यान ध्यान से सुनना, ये आरडीडी है और अमाउंट है 250 रुपीज। और जो ये आरडीडी है आपके पास यहाँ पे दो आरडीडी है, आरडीडी ए और आरडीडी टी, कहाँ से मिला बताओ, ये बॉक्स को क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं ना। तो कहाँ पे जाएगी, टी वाले की तरफ जाएगी, ए वाले की तरफ नहीं जाएगी, टी वाले की तरफ। तो यहाँ पे लिख देंगे टी, ट्रायल बैलेंस से मिलना है, एडजस्टमेंट से मिलता तो मैं ए के सामने लिखता, मीन्स यहाँ पे लिखता। सर इसको इनर कॉलम में लिखते हैं, हाँ क्योंकि तीनों साथ में ना। सर इसको आउटर कॉलम में क्यों लिखे, अरे वो अकेला है ना। नेक्स्ट परचेज रिटर्न, मींस परचेज में से माइनस होगा 3,500 का,
देखो यहाँ पे परचेस लिखा था तो यहाँ पे लिख दो रिटर्न, मीन्स हमने रिटर्न कर दिया, प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर कितने आ गए 94,500 बाहर आ जाएगा, 0 0 10 में से 5 तो 5, यहाँ पे 7 7 में से 3 बोले तो 4, 94,500। ये एडजस्टमेंट थोड़ी है, पोस्टिंग है, तो इसकी एक ही इफेक्ट होती है ना। हाँ अब चलते हैं एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट है आपको क्लोजिंग स्टॉक की। तो मैंने बताया कि क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है, और उसमें से कौन सा अमाउंट लेना है आपको, दोनों अमाउंट दिया 15,000 और 18,000। आप कौन सा लोगे 15,000 जो छोटा वैल्यू था। अब स्टॉक आपका क्या होता है, बचा हुआ स्टॉक आपका असेट होता है, मीन्स इस साल नहीं बिका तो अगले साल बिकेगा ना। तो ये बचा हुआ स्टॉक आपका क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे दिखाएंगे, सबसे पहले तो असेट है तो यहाँ पे दिखा देंगे। छोटा वाला अमाउंट लेंगे 15,000। अब असेट में लिख के आपने कौन सी इफेक्ट दे दी, डेबिट इफेक्ट दे दी, क्योंकि असेट साइड लिखा है। तो अगला क्या होना चाहिए, क्रेडिट इफेक्ट होना चाहिए, बिकॉज एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट होगी। क्रेडिट कौन सा क्रेडिट, स्टॉक कहाँ पे होता है, फैक्टरिंग होता है, तो फैक्टरिंग मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर डेबिट है तो वहां पर क्रेडिट मीन्स ट्रेडिंग की क्रेडिट में जाएगी। बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट था 15,000 आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहली एडजस्टमेंट हो गई। दूसरी एडजस्टमेंट कहता है कि आपके पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बचा हुआ था 31 मार्च 2020 को 500 रुपए का। तो ये बचा हुआ स्टॉक है ना, इट मींस आप सोच रहे थे कि आपका स्टेशनरी का खर्चा कितना हुआ 1750, नहीं, बट आपका 500 रुपए का स्टेशनरी बच चुका है, अभी भी खर्चा नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली खर्चा कितना हुआ है, तो मैं कहूंगा कि एग्जैक्टली खर्चा आपका हुआ है 1250 का, बिकॉज 500 का आपका बच चुका है ना, यूज ही नहीं हुआ, खर्च नहीं हुआ। यहाँ पे खर्चे दिखाते हैं जो खर्चे होते हैं, अभी खर्च ही नहीं हुआ तो मैं वहां पे कैसे दिखा सकता हूँ, तो मुझे माइनस करना पड़ा ना। तो मैं इसको बोलूंगा ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये स्टॉक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। देखो ये भी क्लोजिंग स्टॉक ही है, बट ये स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक, और वो जो क्लोजिंग स्टॉक था वो हमारे प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक था, बचा हुआ था। बचा हुआ मतलब क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो भी बच जाएगा, यहाँ पे स्टेशनरी बच गई है, वहां पे हमारा प्रोडक्ट बच गया था, है ना। तो हर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे दिखेगा आपको, असेट्स में, बिकॉज आप अगले साल यूज करोगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का हूँ क्लोजिंग स्टॉक, और थोड़ा सा बढ़ा के लिखना पड़ेगा, ऑफ स्टेशनरी स्पेसिफिक करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसीलिए 500 रुपीज का, अरे 500 ही बचा है ना, इसलिए 500 का दिखाऊंगा। नेक्स्ट, अब आपको कहता है कि आप रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स बताइए, मतलब डेटर पे आपका 5% डूबने वाला है। ठीक है, 5% डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, मैंने बताया था। पहले क्या करो, जो फिगर है उसमें से एक जीरो कम कर देंगे तो हमारा 10% निकल जाएगा। तो जैसे 35,000 है, तो अगर मैं एक जीरो कम कर दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3,500। अब 3,500 का हाफ कर दूं तो 1,750 आंसर आ जाएगा, है ना। वापस एक बार देखना है तो आप देख लीजिए, देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। 35,000 इंटू 5 का परसेंटेज, ठीक है, अच्छे से वर्किंग लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, वर्किंग नोट नंबर 2, RDD 5%, 35,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, जीरो जीरो क्या, ये जीरो का जीरो, 5 बाई 25, तो 2 आ गए यहाँ पर, जो कि 15 16 17, तो आ गया 1,750, माइनस कर दे, ओके, 0 5, देन यहाँ पे 9 बचा तो 7 गए तो 2, यहाँ बचा 4 तो 1 गया तो 3, और यहाँ पे बच गया आपका 3 का 3, तो 33,000 आपका 250 आपका डिटेल्स बाहर निकलेगा। और ये आरडीडी है आपकी 1,750 की, तो 1,750 की आरडीडी के लिए आपने ऑलरेडी देखो यहाँ पर आरडीडी का एक ब्रैकेट बना के रखा हुआ है के, और ये एडजस्टमेंट से मिला है ना, तो ये एडजस्टमेंट में जाएगा, ओके।
तो यहाँ पे आ जाएगा 1750। सर आउटर कॉलम में क्यों नहीं? अरे इधर और भी है ना, इसीलिए। तो देख लेते हैं क्या डेटर पे कोई और एडजस्टमेंट है। नहीं, ये फाइनल है। तो मतलब यहाँ पे बैड डेट की एडजस्टमेंट नहीं थी, और ना एडजस्टमेंट से कोई बैड डेट मिला, ना कोई ट्रायल बैलेंस से मिला, तो डैश डैश कर दिया। तो टोटल करूंगा तो बाहर 1750 आ जाएगा मेरा, करेक्ट। बाहर सेम वैल्यू आ गया 1750। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखोगे तो आपको है यहाँ पर, आप बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है आपको 5%। ठीक है, वापस हम लोग सेम करेंगे, 5% मतलब 10% निकालेंगे, फिर उसका हाफ कर देंगे ना। तो आ जाइए, अब डायरेक्ट करता हूँ प्लीज। देखिए यहाँ बिल्डिंग 5% डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन जानते हो ना आप? आपके असेट का वैल्यू क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है ना, आप यूज करते हो तो 1 लाख का 10% कितना होगा? एक जीरो कम कर दो 1 लाख में से 10,000, और ये 10,000 जो 10,000 है उसका हाफ कर देंगे तो 5,000 रुपए। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पे? 5,000। तो बाहर कितना आएगा? 95,000, क्योंकि आपके असेट्स की वैल्यू कम हो गई। और जितने भी डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस हम कहाँ पे दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बिकॉज एक्सपेंस है ना, तो डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट साइड। तो ये हमको डेप्रिसिएशन मिला कहाँ से? ऑन बिल्डिंग, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना था? 5,000। सिमिलरली एक और कहता है उसी लाइन में, कहता है कि आपको पेटेंट पे भी 10% डेप्रिशिएट करना है। मीन्स पेटेंट भी आपका राइट ऑफ हो गया, कम हो गया वैल्यू में। तो यहाँ पर 10% का डेप्रिसिएशन है। अगर इसमें से मैं 4,000 माइनस कर दूं, 4,000 बोल रहा हूँ, 4,000 में से 10% माइनस करूँ तो 400 माइनस कर दूं, तो बाहर आपका जाएगा 3,600 रुपीज। ओके, अब ये डेप्रिसिएशन जो भी है आपका वो एक्सपेंस है, वापस से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ओके, ऑन इस पे समझिए पेटेंट पे 400 रुपीज का था ना, तो 400 लिख दिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमको देखा जाएगा कि बोलता है कि अभी इंटरेस्ट निकालो पार्टनर्स कैपिटल पे 5%। अब ये एडजस्टमेंट थोड़ी ध्यान से, उसके लिए मैं ये माइनस कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, बिकॉज मुझे उसमें स्पेस लगेगा। ओके, कैलकुलेशन करने के लिए। तो आई होप आपने लिख लिया होगा ये वाला। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो लॉजिक क्या है इसका बताता हूँ मैं। कितना इंटरेस्ट है? 5%। बिजनेस ने, फर्म ने पार्टनर्स का कैपिटल यूज किया 30,000 40,000। तो अब जो भी कैपिटल यूज करेगा, पैसा यूज करेगा, तो फर्म को क्या देना पड़ेगा? उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फर्म का एक्सपेंस होगा, है ना? कितना परसेंट? 5%। तो पहला किसको देना पड़ेगा? राम को। तो राम का कितना था? 30,000 का कैपिटल था, देखो। तो 30,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, और मैं इसको 3 5 15, और ये 2 0 वापस आ जाएंगे। अब सिमिलरली हम किसका निकाल लेंगे? श्याम का। श्याम का अमाउंट 40,000 था, 5 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 20। तो यहाँ पे 2 0 वापस आ गया था, 2,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है मुझे? 3,500। ओके, टोटल इंटरेस्ट दोनों का मिला के 1,500 प्लस 2,000। सबसे पहले बिजनेस का तो ये एक्सपेंसेस है, बिजनेस, बिकॉज बिजनेस को तो पे करना पड़ेगा, और ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है जो कैपिटल यूज किया उसके ऊपर पे करना पड़ रहा है। तो फैक्ट्री से तो कोई करेक्शन नहीं, तो प्रॉफिट इन लॉस के डेबिट में दिखाएंगे पहला इफेक्ट। तो यहाँ पे दिखा दूंगा मैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो साथ में दिखा दो 3,500 रुपीज, ताकि मेरे पास स्पेस बच जाए। या तो फिर अलग अलग कि बाबा राम का इतना, श्याम का इतना, फिर दोनों को फाइनल टैली। तो मैं डायरेक्टली बाहर दिखा देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर लिख देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 3 से मैं आंसर लेके आया हूँ, और अमाउंट कितना है हमारा?
₹3,500। आप बोलोगे सर इधर क्यों लिख दिया? अरे स्पेस कम पड़ा ना इसीलिए। ठीक है, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमारा फाइनल टैली यहाँ के आंसर का रहता है। तो 3,500 लिखते हैं तो एक इफेक्ट हुआ, एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है। तो ये डेबिट हुआ है तो अगला क्या होना चाहिए? क्रेडिट, बिकॉज हमने डेबिट साइड में लिखा है ना, तो अगला क्रेडिट होना चाहिए। अब सवाल उठता है कौन सा क्रेडिट? सोचो, पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा ना, तो अगला इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट जाएगा। तो यहाँ पर डेबिट तो वहां पर क्रेडिट। वहां पे डेबिट क्यों किया? क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है, बिजनेस को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट था ऑन कैपिटल, और 1,500 और 2,000, ये भी हो गए एडजस्टमेंट। अब लास्ट एडजस्टमेंट ध्यान से आपको कहता है सबसे पहले कि आपका 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया फायर से, जल गया 10,000। तो गुड्स जब खरीदा था, परचेज किया था, तो डेबिट साइड था, ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट साइड था। तो गुड्स जब डिस्ट्रॉय हो जाए तो आप उसका इफेक्ट क्रेडिट साइड दोगे, बिकॉज उसको निकालना है ना, हटाना है, बिकॉज वो डिस्ट्रॉयड हो गया। तो आया था तो डेबिट था, परचेज के फॉर्म में, ओपनिंग स्टॉक के फॉर्म में। अब जाएगा तो क्रेडिट हो गया। क्यों जा रहा है? क्योंकि जल गया, खराब हो गया, तो मुझे हटाना तो पड़ेगा ना उसका इफेक्ट, कि बाबा उतना गुड्स बचा नहीं है, तो मैं डेबिट का क्या कर दूंगा? अभी क्रेडिट कर दूंगा। चाहे गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाए फायर से, या चोरी हो जाए थेफ्ट से, थेफ्ट लोग, चोर लोग चोरी कर ले उसको, या फिर आपका गुड्स कोई भी रीजन से डिस्ट्रॉयड हो जाता है, चला जाता है, तो आप क्रेडिट इफेक्ट दोगे। ओके, तो पहले तो मैं बोलूंगा देखो भाई, गुड डिस्ट्रॉयड पूरा का पूरा अमाउंट का 10,000 रुपीज, बिकॉज जितना आपका लॉस हुआ है, आया था तो डेबिट था, गया तो क्रेडिट, परचेज किया तो डेबिट था ना। अब जरा ये देखो कि आपको यहाँ पर कह रहा है कि आपको उसके बाद कहता है कि आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है, बिकॉज आपने इंश्योरेंस लेकर रखा था, तो आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 8,000 रुपीज का आपको क्लेम दे रहा है। क्लेम मीन्स क्या? अरे जल जाता है तो वहां पे पैसा मिलता है ना आपको, अगर आपका नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पे 8,000 रुपीज का पैसा मिल रहा है। तो मिलेगा ना, अभी तो जल गया तो पैसा मिलेगा ना, फ्यूचर में मिलेगा। तो आपका ही पैसा आपका इंश्योरेंस कंपनी के पास पड़ा है, वो आएगा। और पैसा कहाँ पे दिखाते हैं हम लोग? असेट्स में दिखाते हैं, चाहे आपके पास पड़ा हो या आपका पैसा किसी और के पास पड़ा हो। तो जो ये 8,000 का इंश्योरेंस क्लेम था वो कहाँ पे दिखेगा? असेट्स पे दिखेगा, बिकॉज आपका ही पैसा है, बस इंश्योरेंस कंपनी के पास पड़ा है, वो आएगा। तो क्लेम रिसीवेबल लिख दूंगा मैं, या खाली इंश्योरेंस क्लेम डाल दूंगा तो भी समझ में आ जाएगा। 8,000 का क्लेम आ रहा है। बट एक सवाल उठता है, आप पूछोगे अरे सर गुड्स तो जल गया 10,000 का, इंश्योरेंस आ रहा है 8,000 का, अरे 2,000 तो हमारे आए नहीं, वो तो नुकसान हो गया, बिकॉज ये तो रिकवर हो गया 8,000 रुपीज। तो जो 2,000 का नुकसान हुआ है वो कहाँ पर लिखा है? बिकॉज उसका 2,000 का इफेक्ट बाकी है अभी भी। तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, बिकॉज वो आपका नुकसान हो गया, लॉस हो गया आपका 2,000 रुपीज का। ओके, तो यहाँ पर दिखाएंगे हम लोग डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2,000 रुपीज का, बिकॉज वो आपको मिला ही नहीं। आपका 10,000 का गुड्स चल गया और 8,000 का क्लेम आया, तो 2,000 आपका लॉस हो गया। तो यहाँ पर लॉस ऑन फायर, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा, 10,000 का था, 8,000 क्लेम आया, तो एक्चुअली 2,000 का आपका क्या हो गया? लॉस हो गया बाय फायर। ओके, समझे? यहाँ पर मेरी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट होती है, हमने कोई भी एडजस्टमेंट, मतलब 6 की 6 एडजस्टमेंट और एक हिडन एडजस्टमेंट 7 वाली कंप्लीट कर ली। अब क्या करेंगे? फाइनली टैली करेंगे। तो टैली कहाँ से स्टार्ट होगा? आपका ट्रेडिंग अकाउंट से टैली स्टार्ट होगा। सिंपल सा तरीका है, जो बड़ा बैलेंस है वो दोनों तरफ लिख देंगे। तो पहले बड़ा बैलेंस तो पता करना पड़ेगा ना, तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ बार बार के पहले आप 2 लाइन खींचोगे, और नीचे दोनों का बैलेंस आप पेंसिल से लिख लोगे पहले, है ना। मान लो सपोज करो कि आप पेंसिल से लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप देखोगे कौन सा बड़ा बैलेंस है। तो यहाँ पर आ गया 0 0 0 13, वहां पे चले गया 1, तो हो गया 6 7 8, और यहाँ पर आ गया 2, सॉरी 1, तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 1,83,000 हो रहा है। अब यहाँ पे टैली करते हैं, 0 0 5 3 8, सॉरी नीचे लिखना था 8, और यहाँ पर 9 10 11, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गए, तो हो गया 2 11 12,
एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। 0 0 8 9 10 11 1 आ गए, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गए, तो यहाँ पर हो गया 3, हो गया 12 13। हाँ देखो यहाँ पे गलती हो गई थी ना कैलकुलेशन में, बिकॉज यहाँ पर कितना हो रहा था हमारा 9 10 11, 11 का एक इधर गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया हमारा एक, और कुछ गड़बड़ हो रही है तो आगे पीछे हो गया ना थोड़ा, वापस एक बार कर लेता हूँ। ये आ गया 0, दूसरे का आ गया 0, तीसरे में आ गया 8 और फोर्थ पर आ गया, तो ये हो गया हमारा 9 10 11। तो 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ पांचवे पे, तो हो गया 2, जो हो गया 11, जो हो गया 12 बराबर था। सॉरी, कोशिश करो कि इसको एकदम सीरीज में लिखो, थोड़ा वैसे आगे पीछे हो गया लिखने में, बट आप एकदम सीधा लिखोगे तो कैलकुलेशन क्या होगा, इजी पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे 1,21,800 है और वहां पे 1,83,000 है, तो आपका बड़ा बैलेंस कौन सा है, 1,83। अब पेन से ली, अब इसके ऊपर जो बॉक्स में है ना वो पेन से आएगा, जो बड़ा बैलेंस है वो दोनों तरफ छोटा माइनस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर 0 0 2, यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे आया 6, तो यहाँ पे 61,200 रुपीज आपको क्या मिल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, जब कभी भी आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। बट ये कौन सा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि ये फैक्ट्री का है ना, अभी भी आपकी ये इनकम और ये सारे एक्सपेंसेस माइनस होना बाकी है, इसीलिए हम इसको ग्रॉस कहते हैं, नेट नहीं कहते, फाइनल नहीं कहते। ओके, तो यहाँ पे मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये डेबिट से कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, तो वहां पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 61,200 रुपीज का। अब सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे भी जाएगा, पहले हम लोग दोनों तरफ का टैली कर लेंगे कि हमारा बड़ा बैलेंस कौन सा है, पेंसिल से, बाद में फिर फाइनली हम लोग पेन से लिखेंगे। तो मैं आपको मार्कर से करके दिखा रहा हूँ, बट आपको ऐसे करना है एग्जाम्स में या सब जब सॉल्व करो तब। 0 5 9 1 6 61,950। यहाँ पे देखिए 0 5 10 10 10 10 10 का 0, 1 आ गया यहाँ पर 8 10 17 17, और ये कितना हो गया हमारा 22 22, और ये 30 30, और ये 37 37, और ये 41 41, और 5 46, 6 यहाँ पर आ गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया 4 यहाँ पर, तो ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 16 16, और 3 19, और 20 21। तो यहाँ पर 21,600, वहां पे 61,950, तो बड़ा बैलेंस कौन सा है, पेन से लिख लेंगे, बॉक्स में 61,950 दोनों तरफ आ जाएगा, छोटा बैलेंस माइनस कर ले, 0 5, यहाँ पे बचे आपको 3, यहाँ पे 0, और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो आपको 40,350 का बैलेंस मिल रहा है, इसको क्या कहेंगे, प्रॉफिट। बट कौन सा वाला, नेट प्रॉफिट। सर प्रॉफिट क्यों, अरे क्रेडिट ज्यादा है ना, तो इनकम ज्यादा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट साइड में हम इनकम दिखा देते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिल गया, जिसको हम एनपी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट क्या होगा, रेशियो में पार्टनर्स में जाएगा, यहाँ पे डेबिट में है तो वहां पर क्रेडिट में जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बट एक प्रॉब्लम है, वहां पे दो पार्टनर है तो इसको रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। रेशियो क्या था, 2:3 था, देखो सम तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा 2:3 था, तो मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग किसको देंगे, राम को देंगे, तो नेट प्रॉफिट था हमारा 40,350 इंटू 2, बिकॉज 3:2 है ना, 2:3 है ना, और टोटल 5 हो रहा है, 2:3, तो इंटू 2 डिवाइड बाई 5, इन दोनों का टोटल। आप कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते, बाद में डिवाइड, तो 0
10, 1 कैरी हो गया, तो ये हो गया 6 और 1 7, 2 इंटू 0 0, और ये हो गया 8, और डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे आ गया 3, तो 5 6 जा 30, बिकॉज 30 हुआ था ना। अब यहाँ पे 5 1 जा 5, तो 2 आ गया, फिर 5 4 जा 20, और ये आ गया 0। ओके, तो यहाँ पे 16,140 किसको मिलेगा? राम को मिलेगा, तो हम लिख देते हैं राम में जाके 16,140। अब काम करते हैं, क्या का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? जो राम का मिला था हमको, मतलब जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 40,350 का, उसमें से मैं श्याम का राम का माइनस कर दूंगा 16,140, तो ऑटोमेटिक मुझे किसका मिल जाएगा? श्याम का मिल जाएगा। करंट कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, उधर फटाफट माइनस हो जाएगा। 0 1 2 10 ले ली, बचा 4, यहाँ पे 10 तो बचा 2, तो 24,210 किसका है? श्याम का है। तो श्याम को दे देंगे 24,210। अब क्या करेंगे? फाइनली इसको टैली करेंगे, तो इसको टैली करने के लिए वापस सेम प्रोसेस, जो बड़ा बैलेंस है वो दोनों तरफ, तो बड़ा बैलेंस यहाँ पर समझ में आ रहा है क्रेडिट में, बिकॉज डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो वही बैलेंस फटाफट टोटल करके लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 1 2 6 6 66,210, यहाँ पर आ जाएगा 0 4 6 7 4, और यहाँ पे आ रहा है आपको 47,640, तो दोनों तरफ वही बैलेंस आ जाएगा, बड़ा बैलेंस, और 66,210। आप ऊपर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो यही रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन। अभी कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट, बट रिफ्लेक्ट कहां पर हो रहा है? डेबिट बैलेंस। तो ये डेबिट से अगला कौन सा जाएगा? क्रेडिट जाएगा, और लायबिलिटी इज योर क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा। बट यहाँ पे लिखेंगे क्या? जहां से आ रहे हैं कैपिटल अकाउंट, बिकॉज कैपिटल अकाउंट से आ रहे हैं ना हम लोग। क्या नाम है भाई? राम और श्याम। 40,640 और 66,210। अब इसका टोटल मार दे। 0 5 8 13 का 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया 5 और ये 11, 1,13,850। अब लास्ट में बैलेंस शीट टैली करेंगे। अगर बैलेंस शीट टैली हो गई तो हमारा सम राइट था, नहीं तो फिर कोई मिस्टेक है। ओके, तो ये देखना पड़ता है। चलिए आ जाइए, लास्ट फाइनल स्टेप कर लेते हैं। 0 5 8 10 और ये 15 और ये 17, 1 आ गया यहाँ पर, तो हो गए 2 6 7 और 1 का 1, 1,77,850। अब वहां पे चेक कर लेते हैं, आई होप वहां पे भी सेम निकले। 0 5 6 और ये 8 8 और ये 13 13 और ये 18, तो 8 आ गया यहाँ पर, 1 आ गया कैरी यहाँ पर, तो ये हो गया 4 4 और ये 9 9 और 3 12 12 और ये 20 20 और ये 24 24 और 29 29 और ये आ गया आपका 37, तो यहाँ पर 7 आ गए। आप 37, तो 3 कैरी फॉरवर्ड हो गए, तो ये हो गया आपका 12 और ये आ गया 15 16 और 17, 1,77,850। हुर्रे, हमारा सम टैली होता है यहाँ पर। थैंक यू सो मच इस सब में पार्टिसिपेट करने के लिए और वीडियो देखने के लिए। आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और उनके साथ भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए।